welcome to today's class. I'm Dr. Niti Rathore and I'm back again with another new series of lectures. This time we will discuss environmental sciences, which I've taken from BTech course. This syllabus is also applicable to other courses as well. In this, we will discuss the chapter 1 today. And in chapter 1, we have about structure of atmosphere. So today, let's discuss about structure of atmosphere and need of environmental studies. So let's get started. First of all, let's discuss about objectives of environmental studies. बीटेक के स्टूडेंट सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमें एनवायरनमेंट क्यों पढ़ना है ना? देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट ने सभी तरह के कोर्सेज में प्रोग्राम्स में, चाहे वो बीकॉम हो, एमबीए हो, बीसीए हो, आपका ये बीई हो, एमबीए है, एमसीए है, सभी तरह के कोर्सेज में एनवायरनमेंट को एक सब्जेक्ट जो है वो रखा है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, पिछले बहुत से सालों में ये देखा गया है कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हुआ है। बहुत सारे एनवायरनमेंटल इश्यूज ग्लोबली जो है वो देखे गए हैं और इनसे निपटने के लिए या इनके ये जो रेमेडियल मेजर्स हैं ये सब करने के लिए, और इतना ही नहीं, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स जो हमारे फ्यूचर सिटीजन्स हैं उन्हें एनवायरनमेंट के बारे में मालूम हो। ठीक है, अब आप लोग टेक्नोलॉजी इनोवेशन करेंगे नई नई, है ना, इन फ्यूचर। तो आप हैं, अब जो एमबीए कोर्स के बच्चे हैं, जो मैनेजमेंट स्टडीज कर रहे हैं, जो आगे मैनेजमेंट करेंगे बेसिकली हर चीज का, तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू योर फील्ड, आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी इनोवेशन कर रहे हैं, जो भी नया काम कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट ना करे। ये हमें ध्यान में रखते हुए ही तरह तरह के नए नए इनोवेशंस जो है वो करने हैं। ठीक है, तो एक बार हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ मेजर एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम इसे पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी मतलब सभी तरह के लिविंग फॉर्म्स, सभी तरह के एनिमल्स, प्लांट्स, सब मिलाकर कहलाते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये तो हम जानते ही हैं कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, तभी तो हम मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, राइट। तो क्योंकि हम सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर कल को सपोज जिस तरह के एनवायरनमेंट की कंडीशंस अभी हो गई हैं, उसको देखते हुए फ्यूचर में आप सोचो कि सारे जानवर अगर तब समझ लीजिए आप एक्सटिंक्ट हो जाएं, सभी तरह की प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो भी क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। द आंसर इज नो। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स और एनिमल्स। तो हम सभी जो है वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तभी हम लाइफ को जो है अपने क्या कर सकते हैं, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनिमल्स और प्लांट्स इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है, ये एक्सटिंक्ट ना हो इनके अलग अलग स्पीशीज। तो ये हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, यही हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज में। सेकेंड पॉइंट, टू नो मोर सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। इसका क्या मतलब है? हम एनवायरमेंट इसलिए पढ़ते हैं कि हमें और ज्यादा सस्टेनेबल तरीके लिविंग के पता चले। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल हम लोग बर्न कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न करने से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, और ये एयर पोल्यूशन बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को भी। तो हमें एनवायरनमेंट पढ़ने से ऐसे और तरीके पता चलते हैं कि हम ऐसे और कौन सी फ्यूल्स या ऐसे और कौन से बायोफ्यूल्स यूज कर सकते हैं, जिसके यूज करने से पोल्यूशन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। अभी हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर है, लैंड है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम इनको बहुत ओवर यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं कि वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, एंड आफ्टर सम टाइम ये जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या क्या है, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम, सबसे ज्यादा एज अ फ्यूल यही यूज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड।
जबकि बहुत सालों से हम जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत सालों से हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी भी ढूंढ रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब हम यूज कर रहे हैं। इसके बावजूद अभी भी पूरे वर्ल्ड का 75 to 80% जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, वो फॉसिल फ्यूल से ही आ रहा है, कोल से ही आ रहा है। ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हजारों साल में बनते हैं। वैसे तो ये रिन्यूएबल है क्योंकि ये बार बार बनते हैं अपने आप, लेकिन क्योंकि हजारों साल लगता है इनको बनने में, इसीलिए ये जरूरी है कि इनको बहुत इकोनॉमिकली और बहुत एफिशिएंटली यूज किया जाए, ताकि इनके जितने भी बचे हुए हमारे पास रिजर्व्स हैं वो खत्म ना हो जाएं। क्योंकि आज से कुछ साल पहले की ये स्टडी है कि जो हमारे पास ऑयल रिजर्व्स हैं, जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं और जो कोल के रिजर्व्स हैं, बहुत कम बचे हैं। सिर्फ कुछ 100 साल ही ये चलने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को हम कितने ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, किस तरह से, वो भी हम एनवायरनमेंट में ही पढ़ते हैं। फिर हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमें ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर मालूम होना चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करेंगे, और एट द सेम टाइम अगर एनवायरनमेंट जो है इनको प्रॉपर ना मिले, इनको अपने सर्वाइवल के लिए प्रॉपर कंडीशंस ना मिले, तो फिर क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि सभी तरह के पॉपुलेशंस और कम्युनिटीज में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनके बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है। मैंने शुरू में भी कहा था कि हम सब मिलकर, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, आपका पानी, एयर, लैंड, है ना, हम सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। सो वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बायोटिक और एक नॉन बायोटिक या एबायोटिक, है ना। बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में आपके प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, इंसेक्ट्स वगैरह, बर्ड सब आ गए। नॉन लिविंग में आपका आता है एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम, और ये सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। भाई ह्यूमन बींग्स जो है अपनी बहुत सारी नीड्स के लिए एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स पर डिपेंड करते हैं। सभी तरह का फूड जो हम खाते हैं वो सब वेजिटेबल्स जो हैं सब प्लांट सोर्स से आता है। बहुत सारा फूड हम जो खाते हैं वो एनिमल सोर्स से आता है ना। तो विदाउट एनिमल्स या प्लांट्स इवन ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस इज द नीड कि क्यों हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, क्यों हमें एनवायरनमेंट पढ़ना है। ठीक है, फिर हम इसलिए भी एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ताकि हम लोगों को, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमने पढ़ लिया, हम बाकी लोगों को भी एजुकेट कर पाए, बाकी लोगों को भी अवेयर कर पाए अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, हमें भी मालूम होना चाहिए कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, लोकल लेवल पर क्या है वो भी हमें मालूम होना चाहिए, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सभी लेवल्स पे क्या एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, किस तरह से इनको हम ठीक कर सकते हैं, इनके लिए रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, दिस ऑल वी शुड नो। और ये सब हमें कैसे पता चलेगा, जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एनवायरमेंटल स्टडीज इज वेरी 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 क्रूशियल बोलूंगी मैं आज के टाइम में। इट इज वेरी क्रूशियल एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी प्रोग्राम, in every degree program, whether it is a UG program or a PG program, because students need to do this. Students are the future entrepreneurs. They are the future, technology makers basically. तो before making technology आपको पता होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी जो भी नई डेवलप करेंगे, जो भी नया इनोवेशन करेंगे, वो हमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ही करना है। कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है, जो भी हम नया इनोवेशन करें, उसके यूज से एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट नहीं होना है, नहीं होने देना है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम क्यों एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है ये हम देख लेते हैं। हमने छोटी क्लासेस में वैसे भी पढ़ा हुआ है। एटमॉस्फेयर बेसिकली एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है या एक एनवलप ऑफ गैसेस है जो अर्थ को सराउंड करता है। तो बेसिकली ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों है?
क्योंकि ये सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से, एट द सेम टाइम स्पेस से कुछ भी आ रहा है, मीटियोर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनसे ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, अर्थ तक आने नहीं देता है। ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैसेस। हम जानते ही हैं इसमें जो मैक्सिमम जो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और जो बाकी 1% है ना, लेस देन 1% जो है, इट इज कॉम्पोज्ड ऑफ आर्गन जो कि 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, और इसके अलावा कुछ ट्रेस गैसेस भी हैं, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, मीथेन है, हीलियम है, नियॉन एंड ओजोन है। इसको दिखाने के लिए एक पिक्चर यहाँ लगाया हुआ है मैंने, यू कैन गो थ्रू दैट। इसमें नाइट्रोजन और पूरा जो एटमॉस्फेयर का जितना भी कॉम्पोजिशन है वो दिया हुआ है। फिर हम लोगों को ये भी मालूम है कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही लाइफ पॉसिबल हुई है ऑन अर्थ। यू ऑलरेडी नो दैट, राइट? क्यों? क्योंकि किसी भी दूसरे प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ओनली अराउंड अर्थ, और इसी की वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हुई है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहां पर लाइफ है। क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो सभी गैसेस हैं, वाटर वेपर है ना। इसके अलावा अर्थ के पास वाटर है, एक एम्बियंट टेम्परेचर है, एक सूटेबल टेम्परेचर है, जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है, जिसकी वजह से द लिविंग बींग्स है वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द प्लैनेट अर्थ, राइट? सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ये काफी ब्रॉड सा एनवेलप है ऑफ गैसेस। अब इस एनवेलप को या इस ब्रॉड सी लेयर को टेम्परेचर एंड हाइट की बेसिस पे अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है ताकि इसको हम इजीली पढ़ सके। ठीक है, जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर है मीजोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर, और फिर है एक्सोस्फेयर। ठीक है, इन सभी लेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की हाइट एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट लेयर जो एटमॉस्फेयर की है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है, इसकी थिकनेस जो है वो पूरी एक जैसी नहीं है, समान नहीं है सब तरफ से। ये जो है इसकी हाइट पोल्स पर 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, और इक्वेटर पे ये 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। यानी इक्वेटर से ये बहुत थिक है, जबकि पोल्स पे ये काफी थिन है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रोपोस्फेयर का, क्योंकि ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी दूसरी लेयर के पास नहीं है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, उसका 75 to 80% जो है वो ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा वाटर वेपर है, क्लाउड्स है, वेदर है, एयर पोल्यूशन जो भी है, एयर पोल्यूशन वाली जो गैसेस है ना, वो सब इसी में है। सभी तरह के जो वेदर चेंजेस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। ठीक है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, जो हम बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन, ये सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ऊपर जो स्काई देखते हैं, ब्लू स्काई, ये हम ट्रोपोस्फेयर देखते हैं। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर में ही है। ट्रोपोस्फेयर की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और ये किस रेट पे बढ़ता है, किस रेट पे घटता है? हर 165 मीटर्स ऑफ हाइट के बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये नॉर्मल लैप्स रेट है। लैप्स रेट क्या होता है? जब भी हम एटमॉस्फेयर में हाइट के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में चेंज आता है तो उसे लैप्स रेट कहते हैं। 1 डिग्री इज नॉर्मल लैप्स रेट। ये भी ध्यान रखिए कि जब हाइट के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर कम होता है तो इसे पॉजिटिव लैप्स रेट कहते हैं, और जब हाइट के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसे नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में बेसिकली जो लैप्स रेट है वो क्या है? पॉजिटिव लैप्स रेट है। ठीक, ट्रोपोस्फेयर की जो ऊपर की जो लेयर है, टॉप
अपर मोस्ट जो पार्ट है इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। मतलब कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आता है ट्रोपोपॉज, तो ये सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर है। ठीक है, इसकी हाइट अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। और ये जो लेयर है ये बहुत ड्राई है क्योंकि यहाँ वाटर वेपर बहुत कम है। वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत ही कम यहाँ पर मिलती है। ये लेयर जो है बहुत एडवांटेजेस है फॉर फ्लाइट्स। जो जेट एयरप्लेन्स है ना वो इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो स्टॉर्मी वेदर वाली जो लेयर है ना, जहाँ पे स्टॉर्म्स रहते हैं, तूफान वगैरह रहता है, ये उसके जस्ट ऊपर है। और यहाँ पे बहुत ही स्टेडी हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स रहती हैं, जो जेट प्लेन के फ्लाई करने को बेसिकली क्या करती हैं, हेल्प करती हैं फ्लाई करने में। दैट इज वाई जेट प्लेन्स इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। जो नॉर्मल पैसेंजर प्लेन्स होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेटोस्फेयर की, और वो ये है कि ओजोन लेयर जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना, वो ओजोन लेयर यही मिलती है। अब इस ओजोन लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लाइफ सेविंग लेयर है। क्यों? क्योंकि सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, उन्हें ये लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। अब यूवी रेज क्यों हार्मफुल है वो हम जानते ही हैं, सब पढ़ा हुआ है हमने स्कूल में। अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं? सन बर्न्स कॉज करती हैं, स्किन डिजीजेस कॉज करती हैं, और ये इवन जो सेल में डीएनए होता है उस डीएनए को भी ऑल्टर कर देती हैं, जेनेटिक चेंजेस कॉज कर देती हैं। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं फॉर लिविंग बींग्स, और उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ लाइफ सेविंग लेयर एंड इट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जैसे हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेटोस्फेयर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज मीजोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच का हिस्सा है और ये दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, इसके बाद आती है एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर विच इज नोन एज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, थर्ड लेयर है, और ये कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। हमने अभी पढ़ा था ना, टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, मीजोस्फेयर में टेम्परेचर सबसे कम हो जाता है, इसीलिए ये कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक है, मीजोस्फेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर से शुरू करती है, यानी 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक का जो पोर्शन है इट इज नोन एज मीजोस्फेयर। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड के साथ मैंने बताया टेम्परेचर गिरता जाता है, और बाय द टाइम 80 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचते हैं तब तक टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जो भी मीटियोर्स आते हैं ना, वो मीटियोर्स भी इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं और इसीलिए वो अर्थ सरफेस तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, मीजोस्फेयर का भी जो ऊपर का पोर्शन है उसे मीजोपॉज कहते हैं। मीजोपॉज क्या करता है, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को सेपरेट करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले पोर्शन को ट्रोपोपॉज कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाले पोर्शन को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, और मीजोस्फेयर के ऊपर वाले पोर्शन को मीजोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रांजिशनल लेयर है। इसके बाद है अगली लेयर जो बेसिकली इसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और ये लेयर एक्सटेंड करती है 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक की हाइट तक। थर्मोस्फेयर का जो नीचे वाला पोर्शन है इसको आयोनोस्फेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयंस मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस आर फाउंड इन दिस लेयर। अब ये लेयर जो है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं सोलर रेडिएशन या कॉस्मिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आयंस मिलते हैं, इसीलिए इसको आयोनोस्फेयर कहते हैं। जो रेडियो वेव्स अर्थ से ट्रांसमिट होते हैं वो भी इसी लेयर में रिफ्लेक्ट होते हैं। इस लेयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू करता है हाइट के साथ साथ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सोलर एक्टिविटी। जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं वैसे वैसे ही क्या है, वैसे वैसे ही सोलर एक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है। सोलर एक्टिविटी बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है।
ठीक है। जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो ऑरोराज होते हैं, वो इसी लेयर में मिलते हैं, इसी लेयर में आकर करते हैं। इसके बाद है आखिरी लेयर जो हम पढ़ते हैं, और ये लेयर है एक्सोस्फीयर। एक्सो यानी बिल्कुल बाहर का पोर्शन। तो ये एटमॉस्फेयर, जितना एटमॉस्फेयर हम पढ़ते हैं, इसके बाद भी है कुछ लेयर्स, लेकिन हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। एक्सोस्फीयर जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और ये वो जोन है जहां सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स इसके बाद स्पेस में एस्केप हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से स्पेस चले जाते हैं। ये जो लेयर है ये करीब जहां पे थर्मोस्फेयर खत्म होता है वहां से 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, और उसके बाद आ जाता है स्पेस। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसमें आपको वो फिगर भी बनाना है, ठीक है। और हमें किस तरह से एटमॉस्फेयर को ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड टेम्परेचर अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है, आपको ये भी बताना है। और सभी लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो लेट्स डिस्कस ओजोन लेयर डिप्लीशन। देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या मतलब है। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब है ओजोन का टूटना, का डिप्लीट होना, ओजोन का वापस टूट जाना इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओजोन लेयर डिप्लीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक फ्रेजाइल प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, और ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से। हम ये भी जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हार्मफुल है फॉर लाइफ। देयरफॉर ये प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये अर्थ को सेफगार्ड करती है, अर्थ पे जो लाइफ है उसको प्रिजर्व करती है बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। और क्योंकि ये उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए रेडिएशंस अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसका इंपॉर्टेंस है। ओजोन लेयर डिप्लीशन। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर तो आपको मालूम ही है, ये एक फ्रेजाइल प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। प्रोटेक्टिव लेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से अर्थ को बचाती है। बेसिकली ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है, ठीक। तो क्यों ये जरूरी है, अर्थ तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए अल्ट्रावायलेट रेज को, क्योंकि हमें जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हार्मफुल है फॉर लाइफ। यस, अल्ट्रावायलेट रेज ह्यूमंस में, एनिमल्स में बहुत सारी डिजीजेस प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ तक ना पहुंचे। इसीलिए इसे एक लाइफ सेविंग लेयर भी कहते हैं, इसीलिए इसे प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो लेयर है ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, और लाइफ पर, अर्थ पर जो लाइफ है उसको प्रिजर्व करती है, उसको सेफ गार्ड करती है, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट जो रेस है इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। अल्ट्रावायलेट रेस को ही यूज करके हमारी जो बॉडी की, हमारी जो स्किन है ये विटामिन डी बनाती है, और विटामिन डी ही ह्यूमन बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, ठीक। ओजोन की एक्सेस भी हार्मफुल है। ओजोन अगर 100 ppm से ज्यादा हो जाए तो ये ब्रेथलेसनेस एंड नोजिया कॉज करती है इन ह्यूमन बींग्स। एक बात ध्यान रखिए कि जो ओजोन है ये ट्रोपोस्फेयर में भी प्रेजेंट है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी, यस, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। एक बात और हमें याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर में जब ओजोन प्रेजेंट है तो इट इज अ पोल्यूटेंट, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। ओजोन जो है फोटोकेमिकल स्मॉग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, ठीक। और ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये बहुत बहुत हार्मफुल है, ठीक है, फॉर लाइफ, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एनिमल्स एंड इवन फॉर प्लांट्स, ठीक। लेकिन यही जो ओजोन है जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वहां पर ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब करती है, ठीक है। तो बात करते हैं अगर यूवी रेज को हम एक्सेस, अगर हम ज्यादा एक्सपोज होते हैं यूवी रेज को तो क्या होता है। सबसे पहले तो इससे स्किन बर्न्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ज्यादा एक्सपोज होने पर इट लीड्स टू स्किन कैंसर, इट कॉजेज प्री मेच्योर एजिंग, इट ऑल्सो कॉजेज आई डिसऑर्डर्स लाइक कैटरैक्ट, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। इसके अलावा ये ह्यूमन सिस्टम को वीकन कर देती है,
और इवन ये सेल की डेथ कॉज करती है। सेल में जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है ये उसको भी ऑल्टर कर देती है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, एनिमल्स में ये स्किन कैंसर और आई कैंसर कॉज करती है। ठीक, नाउ द पॉइंट इज व्हाट कॉजेज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में नेचुरली बनता है। ठीक है, हमेशा से ओजोन लेयर हमेशा से अर्थ के आसपास थी स्ट्रेटोस्फेयर में, जब से अर्थ एग्जिस्टेंस में आया, हमेशा से। ठीक, ये भी एक रीजन है कि लाइफ अर्थ पर पॉसिबल क्यों हुई, इसके पीछे ये भी एक रीजन है ना। एक तो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए कि ओजोन नेचुरली स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है और नेचुरली ही ये डिप्लीट भी होता जाता है। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं। करीब 242 नैनोमीटर्स की लाइट को एब्जॉर्ब करके जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, और फिर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर और बनाता है ओजोन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह से नेचुरल प्रोसेस से नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनता है एटमॉस्फेयर में। जब ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये वापस टूट जाता है इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, तो ओजोन का डिप्लीशन यानी ओजोन का ऑक्सीजन में वापस टूट जाना। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से डिप्लीशन और फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन हुआ क्या, एरोसॉल्स और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से डिप्लीशन का प्रोसेस ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, जब डिप्लीशन ज्यादा हो गया तो फॉर्मेशन कम हो गया, है ना, और इस तरह से ओजोन होल क्रिएट हुआ। 1985 में साइंटिस्ट ने ओजोन होल डिटेक्ट किया। मतलब ओजोन होल में एक ऐसी जगह थी जहां पर ओजोन की डेंसिटी बहुत ही कम हो गई थी, तो उसको ओजोन होल बोला। और ये देखा गया कि वहां से बहुत ज्यादा यूवी लाइट्स इनफिल्टर होकर अर्थ पर आ रही हैं। ठीक है, फिर पता लगाया कि भाई ऐसा क्यों हुआ। काफी स्टडीज वगैरह के बाद पता चला कि जो कूलिंग एजेंट्स रेफ्रिजरेटर्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो एसी में भी होते हैं, केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, फ्रियोन है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर से कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, पेस्टिसाइड से मिथाइल ब्रोमाइड आता है, एरोसॉल से मिथाइल क्लोरोफॉर्म आता है। ये सभी ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहलाते हैं या ऑक्सीजन डिप्लीटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में ये पावर है कि ये ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोराइड रेडिकल या ब्रोमाइड रेडिकल लिबरेट करते हैं। ये जो रेडिकल है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। ठीक है, और यही डिप्लीशन कॉज करता है। देख लेते हैं कैसे होता है ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जैसा कि मैंने भी बताया आपको, ऑन एक्सपोजर टू इंटेंस यूवी लाइट क्या करते हैं, इसमें कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू यूवी लाइट। क्या बनता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल Cl बनता है। ठीक है, ये जो है ना, ये रेडिकल का डॉट है, ये है आपका रिएक्शन। ये है रिएक्शन आपका, दिस इज डाइफ्लोरोकार्बन व्हेन इट एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट। ये क्या करता है, ये देखिए, ये प्रोड्यूस करता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, या इसी को क्लोराइड रेडिकल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज है और ये ओजोन मॉलिक्यूल के साथ केमिकल रिएक्शन में जाता है और क्या बनाता है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूट गया है ओजोन, इसी को कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ठीक, ये है आपका रिएक्शन। ये रिएक्शन में दिखाया है Cl रेडिकल, ओजोन के साथ इसने बनाया ClO प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये यूवी लाइट एब्जॉर्ब करके नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स में भी टूटता है। ये देखिए, ये है रिएक्शन, ऑक्सीजन प्लस यूवी फॉर्म्स नेसेंट ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड पहले बना था, क्लोरीन मोनोऑक्साइड
फ्री रेडिकल इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस क्लोराइड रेडिकल प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्योंकि ये वापस बन गया है तो अब ये फिर से एक ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लीट करेगा, तोड़ेगा इनटू ऑक्सीजन। ठीक, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें इनिशियल जो रिएक्टिव स्पीशीज है वो वापस एंड में प्रोड्यूस हो जाती है, रिप्रोड्यूस हो जाती है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्लोराइड रेडिकल सेकेंड स्टेप में वापस जो है प्रोड्यूस हो गया, फिर से रिप्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह से ये क्लोराइड रेडिकल बार बार रीजनरेट होता है और बार बार एक ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लीट करता है। इस तरह से देखा जाए तो एक क्लोराइड रेडिकल या क्लोरीन फ्री रेडिकल करीब 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय या डिप्लीट कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना ज्यादा ये डिस्ट्रक्टिव है, यानी एक क्लोराइड रेडिकल, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है, इतनी क्षमता है इसमें। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रोड्यूस होते हैं अर्थ पे, ये स्ट्रेटोस्फेयर तक धीरे धीरे डिफ्यूज होकर पहुंचते हैं। इन्हें बहुत टाइम लगता है, कई 100 साल लग जाते हैं ऊपर पहुंचने में, लेकिन एक बार ये वहां पहुंचा तो फिर वहां ये कई 100 साल तक वहीं पर रहता है और ओजोन को कंटिन्यूअसली डिप्लीट करता जाता है। बीच बीच में एट टाइम्स ये एसिड रेन के फॉर्म में वापस लैंड पर भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, कितने ज्यादा हार्मफुल हैं फॉर ओजोन। इसी तरह से यही रीजन है कि ओजोन होल जब मिला था 1985 में, उसके बाद से अभी तक बहुत सारे और छोटे छोटे होल्स जो हैं मिल चुके हैं, यानी ओजोन लेयर कंटिन्यूस डिप्लीट हो रही है। लेकिन अब क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इसलिए अब ये कह सकते हैं कि डिप्लीशन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। नाउ द पॉइंट इज कि 85 में जब साइंटिस्ट ने ओजोन होल को डिस्कवर किया, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद साइन हुआ एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 16 सितंबर 1987 को 198 कंट्रीज ने मिलकर एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की, और इस ट्रीटी में ये पैक्ट साइन हुआ, ये बात रखी गई कि ओजोन डिप्लीटिंग जो एजेंट्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एरोसॉल्स, इनका प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बहुत ज्यादा रिड्यूस किया जाएगा ताकि ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल में किया गया। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।